ये थर्ड वीडियो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। इट मीन्स जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। Freezing point depression lowers the freezing point of solution on addition of non-volatile solute. मतलब कि freezing point of solution is lower as compared to freezing point of solvent. अब ये decrease in freezing point या depression in freezing point होता क्यों है? इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि ये freezing point क्या होता है। freezing point होता है जब एक liquid को हम कूल डाउन करते हैं, मीन्स जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते रहते हैं तो एक टेम्परेचर पे आके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर के केस में हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड फेस है, लिक्विड फेस इज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड फेस। मीन्स जो लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लिक्विड है, अब लिक्विड है तो ये वेपर भी एक्सर्ट कर रहा है, इसका वेपर प्रेशर होगा। इसको हमें फ्रीज करना है तो हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर। तो जो ये पॉइंट है, जो ये टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड वेपर प्रेशर इज बिकम इक्वल टू सॉलिड वेपर प्रेशर, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो प्योर सॉल्वेंट है, उसका कुछ वेपर प्रेशर है और फिर हमने उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और उसका कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ये बात तो हमने कई बार पढ़ ली है, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब देखो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के केस में अगर हमें प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और एक पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेस विल बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस, और उस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो फ्रीज हो जाएगा। इस टेम्परेचर के ऊपर हमें लिक्विड मिल रहा था और इस टेम्परेचर के नीचे हमें मिलेगा सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो अब क्या होगा अगर हमने, लेकिन अगर हमने इसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से क्या हुआ कि जो पहले वेपर प्रेशर यहाँ पे होता था अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया लिक्विड का ही, अब लिक्विड का वेपर प्रेशर ही डिक्रीज हो गया पहले से। लेकिन अगर हमने इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। मींस पहले मान लो वेपर प्रेशर ये था लिक्विड के लिए, अब वेपर प्रेशर ये हो गया, अब लिक्विड का वेपर प्रेशर ये डिक्रीज हो गया। तो अब इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए, मींस जब हम इस लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर पे बहुत ही कम टेम्परेचर पे, पहले मान लो इस टेम्परेचर पे हमारा सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था, लेकिन ये जो सोल्यूशन है आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अब इस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, क्योंकि अब इस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर। और ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि इस केस में पहले से ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो सॉलिड के वेपर प्रेशर तक आने के लिए हमें और टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा, मतलब फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर को और डाउन करना पड़ा, और लोअर करना पड़ा, और डिक्रीज करना पड़ा। इसीलिए इस चीज को कहते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्लियर हुआ ना, प्योर सॉल्वेंट के केस में मान लो यहाँ पे फ्रीज हो रहा था हमारा सॉल्वेंट, बट सॉल्यूशन बनने के बाद ये डिक्रीज हो जाता है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ही हमारा सॉल्यूशन फ्रीज होगा। ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने देखा यहाँ पे एक डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा टी। अब इस चीज को हम देखते हैं ग्राफ में। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। अब ये देखो, ये सॉल्वेंट है, ये लिक्विड फेज में है और ये सॉलिड में है। इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स इक्वल, तो ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो अब ये सोल्यूशन यहां पे आके सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इस पॉइंट पे आके सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि सॉल्वेंट के कंपेयर में सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है। और यहाँ पे ये देखें तो ये टी एफ नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसीलिए एफ से डोनेट किया, और ये प्योर सॉल्वेंट का है इसीलिए नोट लिख दिया। और यहाँ पे ये पॉइंट है टी एफ, मतलब ये टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और ये देखो, ये है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ से, डेल्टा टी एफ से लिखेंगे इसे हम। ये है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो सी वाटर होता है, सी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे भी समुद्र का पानी फ्रीज नहीं होता, ये उससे कहीं कम टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। इसका कारण क्या हुआ? अब देखो, सी वाटर में क्या हुआ? सी वाटर में प्योर वाटर तो नहीं है, इसमें एडेड है सॉल्ट, इसमें है सॉल्ट ऐड। सॉल्ट मतलब सोल्यूट, सोल्यूट इज एडेड इन वाटर, मतलब प्योर सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हम देखते हैं यहाँ पे सी वाटर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये फ्रीज होता है। चलो अब हम मैथमेटिकली देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो हमें निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो होता है डेल्टा टी एफ। हमने पीछे ग्राफ में यही दिखा था ना, डेल्टा टी एफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये हुआ हमारे पास एक एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और जो हमने पढ़ा था पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही सिमिलर है। बस यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, वहां पे होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के केस में पढ़ा था कि अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली फॉर dilute सोल्यूशन, वहां पे हमने देखा था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम इक्वल टू एंड एक कांस्टेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है के एफ इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ। ये के एफ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं के एफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसे कह सकते हैं हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं।
तो बात की जाए KF की यूनिट क्या होंगी, ये होंगी केल्विन kg पर मोल। और यही यूनिट हमने देखा था kb की थी जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट की, KF को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TF डिवाइड बाय मोलैलिटी। डेल्टा TF मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ये होगा केल्विन, और मोलैलिटी होता है मोल पर केजी। तो हमारे पास यूनिट आई KF की केल्विन kg पर मोल। ये आया हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं W2 मींस वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय M2 डिवाइड बाय W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में लेंगे हम तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलैलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मोलैलिटी मींस ये स्मॉल है। तो डेल्टा TF आया हमारे पास KF मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। ये आया हमारे पास एक और एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट डेल्टा TF। अब देखो, अब अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बस इसे रीशफल करेंगे, ये हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF इंटू W1। हम यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कहे कि वेट ऑफ सोल्यूट निकालो या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो तो हम ये भी निकाल सकते हैं। और KF की वैल्यू हमें नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होती है, या फिर जैसे कोई स्मॉल मॉलिक्यूल हो जैसे वाटर हो, उसके लिए हम याद भी कर सकते हैं KF की वैल्यू क्या होगी। जैसे KF ऑफ वाटर होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। किसी एक आधे मॉलिक्यूल के लिए हम याद भी कर सकते हैं, वाटर के लिए याद कर सकते हैं, बाकी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी KF की वैल्यू। लेकिन अगर बाय चांस हमें गिवन ना हो तो KF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है KF इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF। TF मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन मीन्स इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये एक्सप्रेशन है अगर हमें KF की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े। यहाँ पे जो R है वो है गैस कांस्टेंट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, TF है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा H फ्यूजन होता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड को फ्रीज करने के लिए मींस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट हमें देनी पड़ती है, वो होता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हमें देनी पड़े फॉर 1 मोल, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये क्लियर हुआ एक्सप्रेशन। और ये जो वैल्यू है KF की वैल्यू, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू अलग अलग होती है। ये देखो, ये एक्सप्रेशन में भी क्लियर है क्योंकि यहाँ पे जो मोलर मास ले रहे हैं ये भी सॉल्वेंट का है और जो फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं वो भी सॉल्वेंट का है। तो KF की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है।